तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा इंडियन पॉलिटी का क्लास नंबर 27 है और आज की क्लास में हम लोग भाग 6 यानी कि राज्य वाली टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग पिछले 26 क्लासेस में भाग 1 जिसमें हम लोग संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, जो आपका आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आता है। उसके बाद हम लोग भाग 2 के बारे में पढ़े जिसमें हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़े थे, जो आपका आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक आता है। इसके बाद हम लोग भाग 3 के बारे में पढ़े थे, जो आपका मौलिक अधिकार था। और मौलिक अधिकार जो है वो हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक हम लोग इसको पढ़े थे, 35 तक मतलब। उसके बाद हम लोग भाग 4 पढ़े थे, जो कि आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि DPSP। उसको हम लोग आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक पढ़े थे। इसके अलावा हम लोग भाग 4A भी पढ़े थे, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, और उसमें हम लोग आर्टिकल 51 का की बात किए थे, या फिर ए बोलिए चलेगा, ठीक है, इसकी चर्चा किए थे। उसके बाद हम लोग भाग 5 स्टार्ट कर दिए थे, भाग 5। और भाग 5 जो है वो हम लोग आर्टिकल 52 से स्टार्ट किए थे और वो हम लोग आर्टिकल 151 तक पढ़े थे, ठीक है। भाग 5 जो है इसको हम लोग कई भागों में तोड़ के पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे हम लोग पढ़े थे संघ की कार्यपालिका, उसके बाद संघ की विधायिका, उसके बाद संघ की न्यायपालिका, और उसके बाद हम लोग संघ का जो है वो कैग के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो ये 5 ऐसे डिवीज़न किया गया था, मतलब 4 डिवीज़न संघ का: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और कैग। कार्यपालिका जो है वो आपका आर्टिकल 52 से लेके 78 तक आता है, जिसमें हम लोग बेसिकली कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े थे हम लोग कार्यपालिका वाले टॉपिक में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये जो था आपका आर्टिकल मतलब कि 52 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल आपका 78 तक जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग आर्टिकल 52 से 62 तक राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़े और आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक जो है वो आपका उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़े, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर इसी में संघ की कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़े थे, जो कि आपका आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में आता है। इसके बाद हम लोग अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़े थे, यानी कि महान्यायवादी के बारे में पढ़े थे। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो महान्यायवादी होता है, और जबकि एडवोकेट जनरल जो होता है वो महाधिवक्ता होता है, वो राज्यों में होता है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़े थे आर्टिकल 76 में। इसके अलावा हम लोग भारत सरकार के कार्य के बारे में पढ़े थे, जो कि आपका आर्टिकल 77 से लेकर आर्टिकल 78 तक आता है। तो इस तरह आपका आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक में संघ की कार्यपालिका पूरा कंप्लीट हो गया। और संघ की कार्यपालिका को हम लोग कई भागों में तोड़ के पढ़े, जैसा कि हम लोग राष्ट्रपति पढ़े, उपराष्ट्रपति पढ़े, हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़े। इसके बाद हम लोग जो है वो न्यायवादी पढ़े। इसके बाद हम लोग जो है वो भारत सरकार के कार्य पढ़े, जो कि आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 में आता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है वो संघ की कार्यपालिका के बाद हम लोग जो है वो संघ की विधायिका की तरफ मूव कर गए। और संघ की विधायिका के 3 अंग होते हैं। आर्टिकल 79 में ये बात कहा गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 79 देखते हैं, जिसमें आपका संसद के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 79 के बाद आर्टिकल 80 आता है। फिर आर्टिकल 80 में जो है वो आपका राज्यसभा के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 81 जो है उसमें आपका लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़े कि राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, इन सभी के बारे में सब कुछ डिटेल से यहाँ पे पढ़ें। और संसद का ये जो मतलब कि विधायिका वाला टॉपिक है, इसी में हम लोग संसद के बारे में पढ़े कि संसद का जो विधायी प्रक्रिया कैसे होता है, सारा काम कैसे होता है, कोई कानून कैसे बनता है, विधेयक से वो कानून कैसे बनता है, ये सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोग संघ की जो है न्यायपालिका की तरफ मूव किए, और संघ की जो न्यायपालिका के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। बेसिकली हम लोगों को इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना था, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना था, तो उसको भी हम लोग देखे थे कि संघ की जो आपका न्यायपालिका है वो आपका आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 के बीच में आता है, ठीक है ना। संघ की विधायिका आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 123 तक, और संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक आता है। वहीं अगर हम लोग कैग की बात करें तो वो आपका आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक आता है। तो ये पूरा इसको डिवाइड किया गया था इस तरह से। तो हम लोग जो है अभी तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं भाग 5 तक। आज हम लोग भाग 6 स्टार्ट करेंगे, और भाग 6 जो है वो आपका पूरी तरीके से राज्य के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग राज्य का विधायिका पढ़ेंगे, राज्य का कार्यपालिका पढ़ेंगे, यहाँ पे भी राज्य का न्यायपालिका पढ़ेंगे, वहाँ पे महान्यायवादी था, यहाँ पे आपका महाधिवक्ता हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग इसको डिवीज़न करते चलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, तो वो स्टार्ट करेंगे भाग 6 यानी कि राज्य स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और राज्य का भी अगर हम लोग भाग देखें तो राज्य का भी कई सारे भाग हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले भाग हो जाएगा आपका राज्य का कार्यपालिका।
राज्य की कार्यपालिका को भी 4 भागों में तोड़कर पढ़ते हैं। एक है राज्यपाल, वहाँ पे राष्ट्रपति था, यहाँ पे राज्यपाल हो जाएगा। वहाँ पे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़े तो यहाँ पे मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मंत्रिपरिषद यहाँ पे भी पढ़ेंगे, राज्य का मंत्रिपरिषद। इसके अलावा वहाँ पे महान्यायवादी था तो यहाँ पे महाधिवक्ता हो जाएगा। वहाँ पे एक पॉइंट और भी था आपका, राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति भी था, यहाँ पे उपराज्यपाल नहीं होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका संघ का जो है वो कार्यपालिका इस तरह से डिवाइड होगा। इसके बाद हम लोग संघ की जो है वो न्यायपालिका की तरफ चलेंगे। और संघ की जो न्यायपालिका है सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है संघ की न्यायपालिका में, सिंपल केवल हम लोगों को उच्च न्यायालय और फिर जो है थोड़ा बहुत अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है ना। बस उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे संघ का विधायिका की तरफ। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद विधायिका की तरफ चल जाएंगे संघ की, है ना। संघ का नहीं मतलब राज्य का। और राज्य का विधायिका हम लोग देखेंगे, जिस तरह संघ की विधायिका था संसद, उसी तरह राज्य का विधायिका होगा राज्य विधानमंडल। और वहाँ पे संघीय विधायिका जो संसद है, संसद के 3 अंग होंगे। आर्टिकल 79 में यह बात कहा गया है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, लोकसभा जो कि निम्न सदन है। ठीक इसी तरह राज्य का जो विधायिका होगा, यहाँ पे राज्य विधानमंडल होगा। और इस राज्य विधानमंडल में जो होंगे इसके भी 3 सदस्य होंगे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। राज्य, विधानसभा और विधान परिषद। वहाँ पे राष्ट्रपति तो यहाँ पे राज्यपाल, वहाँ पे लोकसभा तो यहाँ पे विधानसभा। वहाँ पे लोकसभा भी निम्न सदन था तो यहाँ पे विधानसभा भी क्या हो जाएगा, निम्न सदन हो जाएगा। वहाँ पे राज्यसभा उच्च सदन था तो यहाँ पे विधान परिषद भी क्या हो जाएगा, उच्च सदन हो जाएगा, अगर जिस राज्य में विधान परिषद हो वहीं पे, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी बाद सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप कमेंट में करके बताइए कि कौन कौन से राज्य है जहाँ पे विधान सभा और विधान परिषद दोनों हैं। एक डिफरेंस आपको अभी बता देते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वहीं जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको बोला जाता है एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वहाँ पे ये बोला जाता है, वहाँ पे एमएलसी, यहाँ पे एमएलए कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो आपका ये वाला स्टार्ट करेंगे, राज्य का विधानमंडल, ठीक है ना। तो राज्य का विधायिका यानी कि विधायिका भी होता है यानी कि विधानमंडल, राज्य का न्यायपालिका होता है यानी कि उच्च न्यायालय, और राज्य का कार्यपालिका भी होता है यानी कि राज्यपाल, उसके बाद आपका मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक है। तो ये सबसे मिलकर आपका राज्य बनता है। तो हम लोग भाग 6 स्टार्ट करेंगे, भाग 6 के बारे में बहुत बढ़िया से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग राज्य का विधानमंडल यानी कि राज्य का विधायिका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। राज्य का विधायिका पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए विधायिका, राज्य का विधायिका के बारे में। तो राज्य का जो विधानमंडल है, इस यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, इसको जो आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल 168 से लेकर 168 से लेकर 212 तक है। 168 से लेकर 212 यानी कि 262 तक ये दिया हुआ है। अगर हम लोग केंद्र के, अगर हम लोग विधायिका की बात करें, केंद्र में विधायिका है ना भाई, मतलब वहाँ पे जो है केंद्र में विधायिका है, राज्य में भी विधायिका है। केंद्र की विधायिका संसद है, वहीं राज्य की जो विधायिका है वो आपका राज्य विधानमंडल है, ठीक है ना। तो हम लोग राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य की विधायिका के बारे में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे संघ की जो विधायिका थी यानी कि संसद, तो संघ की जो विधायिका है वो आपका आर्टिकल नंबर 79 से स्टार्ट होता है संघ की विधायिका, और आपका 123 तक जाता है संघ की विधायिका। जबकि अगर हम लोग राज्य की विधायिका की बात करें यानी कि राज्य विधानमंडल की बात करें तो वो आपका आर्टिकल 168 से स्टार्ट होता है और 212 तक जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको आर्टिकल 168 के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ बोला गया है कि राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। तो राज्य विधानमंडल जो है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनता है। वहाँ पे आर्टिकल 79 यानी कि 79 में कहा गया था कि जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति जी से मिलकर बनेगा। वहीं यहाँ पे आर्टिकल 168 में बोला गया है कि राज्य जो विधानमंडल है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों से मिलकर बनेगा, ये ठीक है। इसके बाद बताया जाता है कि जिन जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ की बात की जा रही है।
ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी 28 राज्य में आपका जो है वो विधान परिषद नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है। कौन कौन 6 राज्य हैं वो देख लीजिए आप। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक ना, यहीं पे है। हम लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही आपका अलग हुआ है तेलंगाना 2014 में। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप तो पाइएगा कि नीचे साउथ इंडिया की बात करें तो नीचे में साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना है। यहाँ पे आपका केरल और तमिलनाडु नहीं है। तो केरल और तमिलनाडु नहीं है, तो याद रखिएगा। अगर हम लोग ऐसे भारत की मैप देखें तो यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो इस वाले साइड में आपका तमिलनाडु है, इस वाले साइड में आपका केरल है, यहाँ पे आपका जो है वो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे कर्नाटक है और जस्ट ये वाला बीच वाला भाग में जो है आपका तेलंगाना है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और आपका जो है इसमें है, कर्नाटक में है। मतलब कि ऊपर वाले तीनों में है, ठीक ना। नीचे में तमिलनाडु और केरल में नहीं है। इसके अलावा देखिएगा इसके जस्ट ऊपर में आपका यहाँ पे महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में भी है, इससे सटा हुआ। तो ये महाराष्ट्र में भी ये है आपका महाराष्ट्र को बात देखिएगा, ये आपका इधर 4 गो हो गया। और ऊपर में यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे जो है वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी ये देखने को मिलता है। तो ऊपर में 2 गो स्टेट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके नीचे में याद रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है। तो 3 गो हो गया है। उसके बाद 3 गो लगातार याद रख लीजिएगा। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा है, सॉरी विधान परिषद है, और तेलंगाना में भी विधान परिषद है। उसके जस्ट बगल में देखिएगा तो आप पाइएगा कि यहाँ पे कर्नाटक है, ठीक ना। तो कर्नाटक में भी है। कर्नाटक के नीचे केरल है, केरल के बगल में तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु और केरल में नहीं है, जबकि कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है और आपका तेलंगाना में है, फिर आपका उत्तर प्रदेश में है और आपका बिहार में है। तो ये वाला याद रखिएगा इससे, तो इससे आप समझ पाइएगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा तो ही याद रहेगा, नहीं तो अदरवाइज ना ये क्या होता है ना कि भूल जाइएगा, अरे तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है कि नहीं है, तो कन्फ्यूजन होते रहता है। तो आप नीचे याद रख लीजिएगा, नीचे में तमिलनाडु और केरल है, दोनों में नहीं है। उसके ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक के बगल में आंध्र प्रदेश है, तो दोनों में है। कर्नाटक से ही अलग हुआ तेलंगाना, वो है। तेलंगाना के जस्ट ऊपर में है महाराष्ट्र, तो वो भी है। तो 4 वैसे याद हो गया, और उत्तर प्रदेश और बिहार तो याद रह ही जाएगा ना। आगे देख लीजिए, यहाँ नोट में करके कुछ बात दिया हुआ, इसको याद कीजिए कि विधान परिषद वाले राज्यों को अनुच्छेद 168 के तहत साधारण बहुमत से जोड़ा जाता है, ना कि 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से। अच्छा, कहीं कहीं बोला जाता है ना, देखिए अगर आपके राज्य में विधानसभा है, चल रहा है, कोई बात नहीं, जैसे कि झारखंड में विधानसभा है, अगर झारखंड में विधान परिषद को लाना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? क्या उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा? तो नहीं। आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन दिया हुआ है उसके तहत हम लोगों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा, संविधान संशोधन नहीं करना पड़ेगा विधान परिषद लाने के लिए। सिंपल सी बात है कि इसको ना साधारण बहुमत से भी जोड़ा जा सकता है। तो विधान परिषद वाले राज्यों को अनुच्छेद 368 के तहत जो है वो साधारण बहुमत से जोड़ा जाता है, ना कि 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से। तो ये साधारण बहुमत जब संसद पास कर देगा तो उससे विधान परिषद आपके राज्य में लागू हो जाएगा। ये था आपका आर्टिकल 168। तो आर्टिकल 168 में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग आर्टिकल 170 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 170 में क्या कहा गया है? तो आपका आर्टिकल 170 में जो है वो विधानसभा के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं इसको। लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है विधानसभा को, आर्टिकल 170 में। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो बताया जाता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों संसद के अंग है, ये आपका आर्टिकल 79 कहता है। वहीं राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों राज्य विधानमंडल के अभिन्न अंग है। कौन कहता है? आर्टिकल 168। आर्टिकल 168 में ही विधान परिषद बनने का प्रावधान दिया हुआ है, आर्टिकल 170 में ही, मतलब सॉरी आर्टिकल 168 में ही। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 170 जाते हैं, और 170 में किसका चर्चा किया गया है? तो वो आपका विधानसभा का चर्चा किया गया है कि विधानसभा कैसे होगा कैसे नहीं होगा इसको, ठीक है ना। तो विधानसभा के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए।
अब देख लीजिए, इसके बारे में बताया गया है कि विधानसभा राज्य विधानमंडल का ये अभिन्न, ये मतलब कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है लोकसभा की भांति, और इसको जनता का सदन कहा जाता है। जैसे केंद्र में 2 गो सदन है, उच्च सदन और 1 गो निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। सेम उसी तरह राज्य विधानमंडल में भी विधानसभा निम्न सदन होगा, जिसको जनता का सदन भी कहा जाता है, और ये जो मतलब कि विधान परिषद है वो उच्च सदन होगा। आगे देख लीजिए, अतः भारत में किसी भी विधानसभा की संख्या 500 से अधिक नहीं होगी। सिंपल सी बात है। भारत में जो भी विधानसभा है, विधानसभा का जो सदस्य होंगे वो किसी भी कीमत में 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोकसभा का भी जो है मैक्सिमम सदस्य कितना है, 550 ही होना चाहिए ना, है ना जी, 550 मैक्सिमम। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो है विधानसभा की संख्या जो है, सदस्य संख्या, वो आपका 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बताया गया है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। हम लोग ये भी जानते हैं कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य जो है वो 552 हो सकता है, ठीक है ना, 552 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में कितने हैं तो वो भी हम सभी को पता है कि वर्तमान में अगर हम लोग बात करें तो आपके 552 नहीं है, मतलब वर्तमान में कितने हैं तो आपके 500, ये आपके 543 हैं, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं, 543, और 543 में से 530 जो है वो राज्यों से हैं, और 13 जो है वो आपके केंद्र शासित प्रदेश से, यानी कि यूनियन टेरिटरीज से है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का जो है मैक्सिमम सदस्य किस राज्य के हैं, तो उत्तर प्रदेश के हैं 403, और न्यूनतम संख्या में कुछ कुछ अपवाद है, जैसे कि सिक्किम का 32 गो विधानसभा सीट है, मिजोरम का 40 गो है, गोवा का भी 40 गो है, और अरुणाचल प्रदेश का 60 गो है। ये याद रख लीजिएगा। यहीं पे याद रखिए झारखंड कितना है, तो झारखंड का आपका 81 गो जो है वो विधानसभा सीट है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। 82 है, 82 में से एक जो है वो मनोनीत होते हैं, और 81 गो निर्वाचित होते हैं, और 81 गो में भी इसका डिवीज़न कैसे कैसे किया गया वो देख लीजिए। 44 आपके अनरिजर्व के लिए, ठीक है ना, मतलब कि जनरल लोगों के लिए, 28 आपके एसटी लोगों के लिए, और 9 जो है वो आपके एससी लोगों के लिए किया गया है ये प्रावधान, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, सर्वाधिक कम विधानसभा सीटों वाली अगर कोई राज्य है तो आपका सिक्किम है, कितना है, 32। सर्वाधिक कम सीटों वाली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। कौन है, तो सबसे कम विधानसभा सीट किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो पुडुचेरी में है। सवाल उठता है कि कितना है पुडुचेरी में, तो आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा खुद, ठीक है। तो पुडुचेरी में सबसे कम है। आगे देख लीजिए, भारत में सर्वाधिक कम सीटों की संख्या वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पुडुचेरी है। सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जो है वो आपका विधानसभा सीट वाला राज्य सिक्किम है 32, और सबसे कम विधानसभा सीट वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। बस इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, विधानसभा में संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित सीटें, तो विधानसभा में तो हम लोग जानते हैं कि केवल जो है वो आपका 3 राज्यों में विधानसभा है। कौन कौन राज्यों में विधानसभा है वो देख लीजिए, 3 राज्यों में विधानसभा है, ठीक है। एक आपका दिल्ली में है, एक आपका पुडुचेरी में है, और आपका जम्मू कश्मीर में है। तो दिल्ली में 70 गो सीट है विधानसभा सीट, पुडुचेरी में 30 गो विधानसभा सीट है, और जम्मू कश्मीर में 90 गो विधानसभा सीट है। 90 गो विधानसभा सीट है, समझिए कि झारखंड से भी बड़ा मतलब कि विधानसभा है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 90 गो विधानसभा सीट है, और झारखंड में मात्र 82 गो विधानसभा सीट है। सोचिए कैसे कैसे ये किया गया है, इतना खतरनाक, ठीक ना। ये भी आप याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को, क्योंकि ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं हम लोग। अच्छा, एक पॉइंट याद रख लीजिएगा आप कि अगर हम लोग लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में 8 गो जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो 8 को जगह मिला है लोकसभा में, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का जगह मिला है। दिल्ली को 7, जम्मू कश्मीर को 5, ऐसे कर करके लोकसभा सीट मिला है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा सीट मिला है। लेकिन राज्यसभा में 8 केंद्र शासित प्रदेशों को लोकसभा मतलब लोकसभा में सीट नहीं मिला है। सॉरी, लोकसभा जो है, लोकसभा में 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 के 28 राज्यों सभी को जगह मिला है लोकसभा में। जबकि राज्यसभा में
28 गो राज्यों का तो है सीट राज्यसभा में, 28 राज्यों का। लेकिन अगर हम लोग देखें तो राज्यसभा में केवल केंद्र शासित प्रदेश में 3 गो का है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली का है। जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली का है राज्यसभा का सीट। तो 3 गो मतलब 3 गो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे राज्यसभा का सीट है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीट है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक इसी तरह अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी केवल 3 गो मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का सीट है, 3 गो केंद्र शासित प्रदेशों का सीट है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये एकदम ट्रिकी था क्योंकि इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। तो विधानसभा और आपका राज्यसभा दोनों में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर 3 ही जो है केंद्र शासित प्रदेश, इनको जगह दिया गया है राज्यसभा में भी और विधानसभा में भी। ठीक है ना, ये सीट इसको याद कीजिएगा आप। आगे देख लीजिए विधानसभा में सीटों का राज्यवार बंटवारा। तो ये देख लीजिए विधानसभा का जो है सीट उत्तर प्रदेश में 175 गो सीट है, बाप रे बाप। ठीक है ना, विधानसभा सीट है उत्तर प्रदेश में 175 गो। अगर हम लोग अपना झारखंड का देखें तो झारखंड में 81 गो विधानसभा सीट है, 82 गो है लेकिन एगो मनोनीत होता है, तो हम लोग निर्वाचित 81 ही मानते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और देख लीजिए पश्चिम बंगाल में तो 294 है भाई। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश नहीं था, ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में 175। उत्तर प्रदेश में तो 403 गो सीट है, मतलब 403 गो विधायक होंगे उत्तर प्रदेश में, 403। पश्चिम बंगाल में 294 गो विधायक, तमिलनाडु में 234 गो विधायक, और राजस्थान में 200 विधायक। याद रख लीजिए, विधायक बोले तो मतलब विधानसभा सीट इतना है। गुजरात में 182 गो विधायक, 182 गो विधानसभा सीट, बाप रे बाप। इस तरह से है। आगे देख लीजिए सीटों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है, और ये जनसंख्या हम लोग कौन सा लिए हैं तो आपका 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया है, और ये अभी आपका 2026 तक चलेगा। और हम लोग बात करते हैं परिसीमन लगेगा 2026 के बाद, मतलब 2026 में परिसीमन लगेगा। हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ था। 1962 में परिसीमन हुआ पहला, 1952 में परिसीमन हुआ, फिर 62 में हुआ, 62 के बाद फिर आपका शायद 72 या 73 में परिसीमन होता है, फिर लास्ट परिसीमन आपका 2002 में होता है। ऐसे करके अभी तक जो है 4 बार परिसीमन आया है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा परिसीमन कितना बार आया है सो, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसको भी आप। ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लिस्ट आप देख ही लीजिएगा। अब देखिए ये आपका विधानसभा के बारे में बताया गया था, और विधानसभा के बारे में आर्टिकल 170 में बताया गया है। वहीं आप विधान परिषद के बारे में आइए। विधान परिषद के बारे में जो चर्चा वो आपका आर्टिकल 169 में किया गया है। तो आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है ना। विधानमंडल में राज्यपाल होगा, विधानसभा और विधान परिषद होगा। सेम आर्टिकल 79 जैसा है आर्टिकल 168। उसके बाद आर्टिकल 169 में विधान परिषद का चर्चा किया गया है, और आर्टिकल 170 में विधानसभा का चर्चा किया गया है। अब देख लीजिए विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद देखिए आर्टिकल 169 जो है वो आपका विधान परिषद का गठन करता है। आर्टिकल 168 में, आर्टिकल 169 में दिया गया है विधान परिषद के बारे में। बताया था कि विधानसभा 2/3 की उपस्थित और मतदान बहुमत से संकल्प पारित करेगी, और उसके बाद संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और उसको विधान परिषद का गठन कर सकती है। अच्छा, सवाल उठता है कि विधान परिषद आपके राज्य में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। आपको विधान परिषद लाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? तो सिंपल से प्रोसीजर है। पहले अगर झारखंड में विधान परिषद लाना है भैया, तो पहले झारखंड विधानसभा में 2/3 बहुमत से जो है वो उपस्थित और मतदान देने वाले जो लोग होंगे उनसे बहुमत से 2/3 बहुमत से पास करवाना होगा। 2/3 बहुमत से पास करवा देंगे विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में। फिर ये झारखंड विधानसभा से 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ये कहाँ जाएगा? संसद में जाएगा, और संसद में फिर इसको साधारण बहुमत से ही पास कर दिया जाएगा। और जब ये साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है तो फिर ये आपका विधान परिषद का गठन हो जाएगा। तो जिस राज्य में लाना है वहाँ का विधानसभा पहले 2/3 बहुमत से पास करेगा, तब ये संसद में जाएगा। डायरेक्ट संसद नहीं थोप देगा किसी के ऊपर, ठीक है ना। आगे देख लीजिए, संसद के ऊपर ही या संसद ही पर ही निर्भर करता है कि वह गठन करे या नहीं करे। लास्ट में फिर संसद के ऊपर जाएगा, संसद फिर बात मानेगा कि हाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई सारे राज्य तो बात उठा भी देंगे, लेकिन लास्ट में अल्टीमेट मानना पड़ेगा संसद का ही बात। आगे देख लीजिए, इस संबंध में राज्य की विधानसभा की शक्ति सीमित है। इस संबंध में जो है राज्य का जो विधानसभा की जो शक्ति है वो नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है। राज्य का विधानसभा की शक्ति ज़्यादा पावर जो केंद्र को ही दिया गया, क्योंकि अल्टीमेट वहीं पे जाएगा ना बात। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना।
आगे देख लीजिए आप यहाँ पे ये आपका विधान परिषद के बारे में बताया गया था आर्टिकल 169 में। उसके बाद देखिए विधान परिषद को समाप्त करना, तो यानी कि एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब विधान परिषद का गठन हम लोग जानते हैं कि कैसे किया जाता है। पहले उसी संबंधित राज्य का जो विधानसभा है वहाँ पे 2/3 बहुमत से उसको संकल्प पारित करना है। उसके बाद केंद्र में जाएगा, केंद्र में संसद उसको साधारण बहुमत से पास कर देगा, तब फिर वो जो है राज्य विधान परिषद बन जाएगा। अब राज्य विधान परिषद को अगर समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो विधान परिषद को समाप्त करने की प्रक्रिया विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया के समान है। तो सिंपल वही बात है, अगर आपको विधान परिषद को लाना है तो जो प्रोसीजर है, तो सेम जो प्रोसीजर आपका विधान परिषद को लाने का होगा कि पहले संबंधित जो राज्य का जो विधानसभा है वो 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करेगा। उसके बाद वो संसद में जाएगा यानी केंद्र में जाएगा, फिर संसद उसको साधारण बहुमत से पास कर देगा, तो फिर आपका राज्य का जो विधान परिषद है वो बन जाएगा। और उसको समाप्त भी करना है तो सेम यही प्रोसीजर लागू होगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे नोट में कुछ बात बताया गया है कि विधान परिषद को समाप्त संसद करता है और समाप्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत विधानसभा में होती है। सिंपल से वही बात है, राज्य विधान परिषद को शुरुआत भी, बनाने का भी, गठन का भी और समाप्ति का दोनों का अधिकार जो है, मतलब कि शुरुआत करता है विधानसभा ही, लेकिन जो है अंतिम डिसीजन लेता है संसद ही, वही बताया जा रहा है। तो आर्टिकल 168 में बताया गया है आपको कि राज्य विधानमंडल के बारे में, आर्टिकल 169 में विधानसभा के बारे में, आर्टिकल 170 में विधान परिषद के बारे में बताया गया। आर्टिकल 170 में, सॉरी आर्टिकल 100, फिर सुन लीजिए, आर्टिकल 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 168 में राज्य विधानमंडल के बारे में, आर्टिकल 169 में राज्य का जो विधान परिषद होगा उसके बारे में, और आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 171। आर्टिकल 171 जो है वो आपका विधान परिषद की संरचना की बात करता है कि विधानसभा का संरचना कैसा होगा, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इसके बारे में, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य होंगे। तो विधानसभा में मिनिमम, न्यूनतम कम से कम कितने सदस्य होंगे, तो 40 सदस्य होंगे मिनिमम। और विधान परिषद में अधिकतम विधानसभा के कुल सीट का 1/3 से अधिक नहीं होगा। तो ये याद रख लीजिएगा इसको। ठीक है, मान लीजिए अगर झारखंड में विधानसभा आपको लाना है तो विधानसभा तभी लाइएगा, तो इसका जो है मिनिमम कम से कम आपको वहाँ पे 40 को MLC यानी कि सांसद देना पड़ेगा। और मैक्सिमम आप अगर जैसे झारखंड का विधानसभा सीट मान लीजिए 81 है, तो 81 का 1/3, तो 81 का 1/3 जो भाग वो आपको देना पड़ेगा मैक्सिमम। मिनिमम तो कम से कम 40 होगा, किसी भी राज्य में गठन कीजिए मिनिमम 40 होगा, और मैक्सिमम संबंधित राज्य का जो विधानसभा सीट है उसका 1/3। ठीक है, तो ये बेसिकली वहीं पे होंगे जहाँ पे ज़्यादा विधानसभा सीट है, वहीं पे विधान परिषद गठन किया जाएगा। झारखंड उनका में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 81 को तो विधानसभा सीटें हैं, तो क्या इसमें दिक्कत है। तो बड़े बड़े जो है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश बिहार का, यहाँ पे बड़े बड़े हैं तो यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद आपका कर्नाटक है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका तेलंगाना है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये बड़े बड़े राज्य हैं, तो यहाँ पे विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी जो है वो गठित की गई है। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। अब देख लीजिए विधान परिषद में सीटों का राज्यवार जो है वो बंटवारा, आवंटन कैसे किया गया है, तो वो देख लीजिए। विधान परिषद 6 गो राज्य में तो है, तो उत्तर प्रदेश में 100 गो सीट विधान परिषद का, बिहार में 75 गो, महाराष्ट्र में 78 गो, मतलब हाँ 78 गो, कर्नाटक में 75, तेलंगाना में 40 और आंध्र प्रदेश में 50। मिनिमम तो आपको 40 को रखना पड़ेगा, 40 से कम नहीं रख सकते हो। तो मिनिमम आपको समझ में आ गया, 40 को रहेगा मिनिमम। मैक्सिमम आप संबंधित राज्य का जो विधानसभा है उसका 1/3, ठीक है ना, 1/3 रखना है मैक्सिमम। तो ये हो गया। अब देख लीजिए विधानसभा का चुनाव कैसे होता है। तो विधान परिषद के बारे में हम लोग पढ़ लिए, विधानसभा के बारे में हम लोग जान लिए, अब हम लोग विधानसभा का चुनाव कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो विधानसभा का चुनाव हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग विधान परिषद का भी चुनाव देखेंगे। तो विधानसभा का चुनाव देखिए, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो राज्य की जनता जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जो है वो उग्रताही विजेता यानी कि फर्स्ट पोस्ट दी पास्ट सिस्टम के प्रणाली से इसको चुनता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट
चुनते हैं ना, और इसका जो है उग्रताही विजेता, कौन सा निर्वाचन पद्धति है, तो उग्रताही विजेता, यानी कि 4 गो व्यक्ति है, ठीक है ना, 4 गो व्यक्ति है, मैं तो समझिए 3 गो व्यक्ति है, अच्छा 4 गो व्यक्ति है लीजिए। तो 4 गो में वोट हुआ, जिसको मान के इसको सबसे ज़्यादा मिला, इसको मिला 90 को वोट, इसको मिला 98 को वोट, इसको मिला 400 वोट, इसको मिला 600 वोट। तो जो सबसे ज़्यादा वोट लाए वही जीतेगा, तो ये 600 वोट लाए तो यही जीत जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पोस्ट दी पास्ट सिस्टम, यानी कि उग्रताही विजेता, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं। आगे देख लीजिए, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला जो है दल विधानसभा में सरकार बनाता है। और जो भी पार्टी, मान के बीजेपी है, जेएमएम पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलेगा वही पार्टी जो है अपना सरकार बना लेगी, याद रख लीजिएगा। तो अभी झारखंड में सरकार जेएमएम पार्टी का चल रहा है। अच्छा, ये तो चुना जाता है, विधानसभा का चुनाव ऐसे होता है। अब देखिए विधान परिषद का जो है चुनाव कैसे होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कैसे होता है। पहले हम लोग लेजिस्लेटिव जो है असेंबली का इलेक्शन देखिए, अब हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन देखते हैं। यहाँ बताया जाता है कि आपका विधान परिषद का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, और ये आपका अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो सिंपल सी बात याद रख लीजिए कि विधान परिषद का जो सदस्य होंगे उनको हम लोग नहीं चुनेंगे, वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं फर्स्ट पोस्ट दी पास्ट सिस्टम के द्वारा, लेकिन इसका जो है वो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा, और ये भी अप्रत्यक्ष तरीके से होगा, ठीक है। अब विधान परिषद का अब देख लीजिए, नेक्स्ट हम लोग विधान परिषद का निर्वाचन मंडल, यानी कि विधान परिषद को चुनने में कौन कौन शामिल होंगे। हम लोग वहाँ विधानसभा में तो जानते हैं कि राज्य का सभी व्यक्ति चुनेंगे विधानसभा के सदस्यों को डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, फर्स्ट पोस्ट दी पास सिस्टम, उग्रताही विजेता के नियम के अनुसार। लेकिन विधान परिषद का निर्वाचन मंडल कौन कौन होगा, यानी कि उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होगा, तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि उसमें चुनेंगे कौन कौन, वो देख लीजिए। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा, सिंपल सी बात याद रख लीजिए। एक तो आपका विधान परिषद में मिनिमम 40 वो आदमी चाहिए, और 40 में भी 1/6 सदस्यों को, तो 40 में से भी जो है 1/6 सदस्यों को राज्यपाल जो है वो मनोनीत करेंगे, क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे, ठीक है ना, याद रखिए। फिर 1/3 सदस्यों को राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि सभी जो है राज्य विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित कर दिए विधान परिषद का, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो उन लोग पर फायदा हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। विधान परिषद का जो है निर्वाचन मंडल में 1/6 जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होगा, 1/3 जो है वो आपका राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाएगा, चुनेंगे उसको। फिर 1/3 जो है वो 1/3 सदस्यों को पंचायत में, जिला परिषद और नगर पालिका परिषद के सदस्य चुनेंगे। तो याद रखिए इसको ऐसे करके, 1/6 राज्यपाल इसको मनोनीत करेगा, 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्य जो इसको चुनेंगे, फिर 1/3 पंचायत और नगर पालिका के जो सदस्य होंगे। पंचायत और नगर पालिका के सदस्य बोले तो इसका मतलब क्या होता है, तो समझिए यहाँ पे लिखा है पंचायत में जिला परिषद और जो नगर पालिका परिषद होगा। देखो पंचायत में जिला परिषद भी होता है और नगर में नगर पालिका पंचायत परिषद भी होता है। तो जिला परिषद और जो नगर पालिका जो होंगे उसके सदस्य इसको निर्वाचित करेंगे 1/3 सदस्यों को। इसके अलावा 1/2 सदस्य जो है वो उच्च माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक जो कि 3 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं। तो उच्च माध्यमिक शिक्षा, तो समझेंगे कि 1/2 जो है वो आपका टीचर को चुना जाएगा, और जो कि 3 साल से नौकरी कर रहे हो, और किसको पढ़ा रहे हैं, तो उच्च माध्यमिक शिक्षा को पढ़ा रहे हैं, मतलब कि ग्रेजुएट लेवल इस सबको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप एक बार इसको सर्च कीजिएगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षा किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको कि अगर जब भी हम लोग राज्य का, अगर हम लोग विधान परिषद की बात करेंगे तो विधान परिषद का चुनने में क्या क्या प्रावधान होता है, तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेंगे, 1/3 सदस्यों को राज्य का विधानसभा के सदस्य उसको निर्वाचित करेंगे, 1/3 सदस्य जो है वो फिर से आपका पंचायत का जो है, मतलब कि जिला परिषद और आपका नगर परिषद के जो है नगर पालिका परिषद के जो सदस्य होंगे, तो जिला परिषद और नगर पालिका परिषद के जो सदस्य होंगे वो उसको चुनेंगे, मतलब निर्वाचित करेंगे, और 1/2 सदस्य वो आपका टीचर रहेंगे, ठीक है ना। उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो टीचर हैं उन लोग रहेंगे, जो कि 3 साल से नौकरी कर रहे होंगे, उन लोग के बारे में ये है। इसके अलावा यहाँ पे और भी है कि इसके अलावा 1/2 सदस्य जो है वो 1/2 सदस्यों को स्नातक के छात्र होंगे, जो कि 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके होंगे। अच्छा, जो ग्रेजुएट कर लिए होंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट को भी चुना जाएगा, अरे बाप रे बाप,
तब ना यहाँ पे स्टूडेंट को भी चुना जाएगा 1/2 को। तो ऐसे करके है, तो 1/6, 1/3, 1/3, फिर 1/2, फिर 1/2, ऐसे करके याद रखिएगा। तो 1/2 सदस्यों को स्नातक के छात्र जो कि 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके होंगे उनको चुना जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए। फिर देख लीजिए, इस प्रकार बिहार विधान परिषद के 75 सीटों का निर्वाचन होता है। अच्छा देख लीजिए, बिहार में विधान परिषद का सीट कितना है? 75 गो है। इसको याद रख लीजिएगा, 75 गो है। और वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो आपका लगभग 100 गो है, ठीक ना। और 78 गो आपका महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में 40 गो है, आंध्र प्रदेश में 50 गो है। तो मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में 100 गो है, 100 गो जो है विधान परिषद का सीट है, तो 100 गो सीट में से 1/6 आपका जो है, मतलब याद रखिएगा कि 100 गो सीट में से 1/6 मनोनीत करेगा राज्यपाल। 1/3 सदस्य जो है वो राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करेंगे। फिर 1/3 सदस्य जो है वो आपका पंचायत जो है, मतलब कि पंचायत के जो मतलब कि जिला परिषद के सदस्य और नगर पालिका परिषद के सदस्य उसको निर्वाचित करेंगे। फिर 1/2 जो है वो आपका उच्च माध्यमिक शिक्षा के जो टीचर होंगे जो 3 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको चुना जाएगा। फिर 1/2 जो सदस्य है वो आपका जो स्नातक कर लिए, जो 3 साल जो है मतलब कि स्नातक कर चुके हैं जो भी स्टूडेंट, उनको चुना जाएगा। तो स्नातक के छात्र जो कि 3 वर्ष पहले ही स्नातक कर चुके हैं, है ना, ग्रेजुएशन कर चुके हैं 3 साल पहले ही, उनको चुना जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो भैया विधान परिषद अच्छा है। फिर विधानसभा से, विधान परिषद में तो सभी लोगों को चुना जा रहा है, हर फील्ड का लोग इसमें आ रहे हैं। विधानसभा में तो नहीं, जिसका बैकग्राउंड है वही लोग जा रहा है, ऐसा। अब देख लीजिए, यहाँ पे और भी बताया जाए, इसमें और भी बताया जा रहा है। तो ये आपका आर्टिकल 100 आपका जो था, मतलब कि आर्टिकल 171 जो था ना, कितना था, तो रुकिए जरा सा, आर्टिकल 171। तो आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना का यहाँ पे जिक्र किया गया था। तो विधान परिषद की संरचना का जिक्र आर्टिकल 171 में किया गया था। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, आर्टिकल 171 को भी, ठीक है। अब आइए आर्टिकल 171 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 175 की ओर। और आर्टिकल 175 क्या कहता है वो देख लीजिए। यहाँ बोला जा रहा है कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता। अच्छा, आपको विधानसभा का सदस्य बनना है या फिर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है, तो इसके लिए आपकी योग्यता यानी कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपका क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दोनों की योग्यता देख लीजिए। ये एक तरफ आपका विधानसभा लिख दिए हैं, एक तरफ आपका विधान परिषद लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इन लोग में इसका सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए वो आप योग्यता देख लीजिए। पहला योग्यता क्या हो कि वो भारत का नागरिक हो, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी भारत का नागरिक हो। दूसरा योग्यता क्या है, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आपको मिनिमम 25 साल उम्र होना चाहिए, और विधान परिषद में 30 साल। तो सेम वही जैसे लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपको 25 साल, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 साल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। तो सेम यहाँ पे भी है, विधान परिषद 30 साल, विधानसभा 25 साल। पागल या फिर दिवालिया ना हो, तो सेम यहाँ पे भी पागल या फिर दिवालिया नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है 1951, इसका पालन करना हो चाहिए। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में क्या क्या बात कहा गया है, 2-3 गो बात आप बताइएगा कि जैसे कि आप किसी लाभ के पद में नहीं हो, आपके ऊपर किसी तरह का FIR दर्ज नहीं होगा, ये सब बताया गया है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। तो विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य का बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, ये सब आपको 3-4 को याद रखना चाहिए एकदम टिप पे, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 188 चलते हैं। तो हम लोग अभी देख लिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए या विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, आपका आर्टिकल 173 बोलता है। उसके बाद आर्टिकल 188 चलते हैं, और आर्टिकल 188 जो है वो आपका विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की शपथ के बारे में चर्चा करता है। और बोला जाता है कि विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का शपथ, तो ये आर्टिकल 188 में ये जिक्र किया गया है। अब बोला गया है कि इनकी शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में भी है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति का शपथ का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक ना, याद रखिएगा। और ये जो है वो आपके संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखने की शपथ लेते हैं। तो सिंपल सी बात यही लेते होंगे। तो आर्टिकल 188 में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों का जो है वो शपथ का चर्चा किया गया है। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 172 की बात करें, तो आर्टिकल 172 में क्या है, तो विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल। तो विधानसभा और विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो आपका आर्टिकल 172 में दिया गया है। अब दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद का। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो अनिश्चित है, एकदम, ये इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना, ये याद रखिएगा इसको।
तो विधानसभा का कार्यकाल 5 साल, लोकसभा के जैसा विधान परिषद का कार्यकाल अनिश्चित है एकदम, राज्यसभा के जैसा। इसका चुनाव प्रत्येक 5 साल में होता है और इसका जो चुनाव है वो आपका प्रत्येक 2-2 साल में होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है और इसके भी सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 साल का, सेम एकदम। लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस करेंगे तो लोकसभा का जो प्रोसीजर होगा सेम वही लोकसभा राज्यसभा में जो भी प्रोसीजर है वही सेम आपका विधानसभा और विधान परिषद में भी वही सेम प्रोसीजर ही है आपका, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक ना। तो वहाँ पे भी जो सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का है तो यहाँ पे भी 6 साल का है विधान परिषद में। वहाँ पे भी प्रत्येक 2-2 साल में इसका निर्वाचन होता है तो यहाँ पे भी 2-2 साल में निर्वाचन होगा, वही सेम प्रोसीजर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। तो यहाँ पे भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही। आगे देख लीजिए, जिससे बात करते हैं लोकसभा, वहाँ पे जो है वो 5 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा सतत चलते रहेगा। तो सेम इसी तरह विधान परिषद भी सतत चलते रहता है। नोट में कुछ बात दिया गया उसको देखिए। विधान परिषद एक उच्च सदन होता है और यह एक अस्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को समाप्त या फिर विघटित नहीं किया जा सकता है, या राज्यसभा और विधान परिषद में अंतर है। अच्छा देखिए, विधान परिषद एक उच्च सदन है और यह अस्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को समाप्त और विघटित नहीं किया जा सकता है, या राज्यसभा और विधान परिषद में अंतर है। अरे यार, ये तो कंफ्यूज कर दिया। जैसे समझिए, विधान परिषद एक उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा भी उच्च सदन है, बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद भी अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा भी अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद को भी विघटित नहीं किया जा सकता है, सही बात है। राज्यसभा को भी विघटित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो बस जो बोले वही याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ याद मत कीजिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज आ जाइएगा। अब आइए आर्टिकल 178 की बात करते हैं। यहाँ पे अभी आपका आर्टिकल 172 में कार्यकाल के बारे में बताया गया है, और आर्टिकल 178 में जो है वो आपका विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। रुकिएगा ज़रा सा आप, एक मिनट। तो हाँ, नेक्स्ट आप देख लीजिए आर्टिकल 178, जिसमें विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। तो देखिए, विधानसभा में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, सेम लोकसभा के जैसा। और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होता है, सेम राज्यसभा के जैसा, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 178 में क्या कहा गया है, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। बताया जाता है कि नवनिर्वाचित विधानसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी। तो नवनिर्वाचित जो विधानसभा है वो अपने सदस्यों में से ही विधानसभा का अध्यक्ष चुनेगी और विधानसभा का एक उपाध्यक्ष भी चुनेगी। आगे देख लीजिए, सामान्यतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो बहुमत दल के ही होते हैं। सिंपल सी बात है, सही भी है, सही होना चाहिए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं, इनकी शपथ विधानसभा के सदस्यों के रूप में ही होती है। सिंपल सी बहुत बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट है कि विधानसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा वो अपने पद का, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेगा। इन लोग सिंपल जो है वो मतलब विधानसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, ठीक है ना। अलग से ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप याद रख लीजिएगा, इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब देखिए, इसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो आर्टिकल 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का बात किया गया है। अब देखिए आर्टिकल 179 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद के बारे में बताया गया है। पद रिक्त होना या पद त्याग करना या फिर पद से हटाया जाना, तो इसके बारे में बताया जाता है, यानी कि उनका कार्यकाल के बारे में सिंपल। तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 179 में कहा गया है। इसमें बोला गया है कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, इसको याद रख लीजिएगा। और उपाध्यक्ष जो है वो आपका अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, दोनों एक दूसरे को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया विधानसभा में शुरू होती है, ठीक है। विधानसभा अपने प्रभावी बहुमत से क्या बोले,
इसको बोल दो समझो कि पूर्ण बहुमत से, यानी कि 50% प्लस 1। यदि अगर आपने पूर्ण बहुमत से या फिर प्रभावी बहुमत से इसको पास कर देंगे तो अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो मतलब कि अध्यक्ष को हटा हुआ मान लिया जाता है। तो सिंपल बात है, अध्यक्ष को बनाते भी है विधानसभा का अध्यक्ष ही, विधानसभा के सदस्य ही, और उसको हटाते भी है विधानसभा के सदस्य ही। उनको हटाने के लिए सिंपल कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, सिंपल केवल उसको जो है वो पूर्ण बहुमत यानी कि 50% प्लस 1 बहुमत से उसको पास कर दीजिए तो वो आपका हट जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल हट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर वो हट जाते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए कि जब अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब निर्णायक मत का वो प्रयोग नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, जो केंद्र में था वही प्रोसीजर आपका राज्यों में भी लागू है कि जब अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रहा हो तब वो निर्णायक मत नहीं देता है। ठीक है ना, तो ये भी देख लीजिए। इसके अलावा देख लीजिए, विधानसभा का पीठासीन अधिकारी भी नहीं होगा जब वो उसके ऊपर ये हटाने का प्रक्रिया चल रहा हो, है ना, उसके ऊपर तो हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब वो निर्णायक मत भी नहीं देगा, वो पीठासीन अधिकारी भी नहीं रहेगा, वो सिंपल और सिंपल केवल सदस्य के तौर पर वो विधानसभा में उपस्थित रहेगा बस, और वो कुछ भी नहीं करेगा। तो विधानसभा में वो सिंपल सदस्य के रूप में वो उपस्थित रहेगा। और नोट, ये सेम जो है लोकसभा के अध्यक्ष की तरह, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में प्रोसीजर था ना वहाँ पे, तो सेम यहाँ पे भी वही है। तो इसलिए आप संघ को अगर बहुत बढ़िया से समझिएगा ना तो आपको राज्य को समझने में ज़्यादा दिक्कत या फिर कठिनाई नहीं होगा। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देख लीजिए, तो देखे होंगे कि आप अगर संघ को बहुत बढ़िया से पढ़ें तो राज्य आपको दिक्कत नहीं होगा। राज्य का जो है वो हम लोग आज कल और एक और क्लास आएगा, मतलब मात्र 3 क्लास में हम लोग राज्य को जो है पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। और हम लोग संघ को जो है वो 10 से 12 क्लास में पढ़े थे, तो वहाँ पे डिटेल से पढ़े, तो यहाँ पे हम लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष का जो जिस तरह का कहानी है उसी तरह सेम कहानी आपका राज्यसभा मतलब ये विधानसभा का अध्यक्ष का भी होगा। तो विधानसभा में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। तो आर्टिकल 179 में जान गए हैं कि उनको उनका कार्यकाल या उनको पद से हटाया जाना या फिर उनका रिक्ति या फिर उनका जो पद त्याग, ये सभी आर्टिकल 179 में जिक्र किया गया था। अब हम लोग आर्टिकल 180 में चलते हैं। तो आर्टिकल 180 क्या कहता है वो देखिए आप। तो अध्यक्ष का पद, कर्तव्यों का पालन करना या फिर अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की या फिर उपाध्यक्ष का या फिर व्यक्ति की शक्ति। तो समझिए कि लोकसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है वो कर्तव्य और उसका अधिकार के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 180 में बोलता है कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य, शक्तियाँ, अधिकार, इन सभी की बात करते हैं। आर्टिकल 180 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अधिकार और कर्तव्यों की बात की जाती है। तो पहला क्या है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करता है। तो अच्छा रुकिए जरा सा, आर्टिकल 180 में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य की करने की शक्ति उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्ति की शक्ति। अच्छा समझिए, बताया गया आर्टिकल 180 में कि जब विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहेगा तब ऐसे में विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो आपका जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वो काम करेंगे और फिर वो उनका जो भी अधिकार है वो उनके ऊपर लागू होगा। तो यह आर्टिकल 180 में कहा गया है। तो सिंपल वही बात है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा और उपाध्यक्ष के ना होने पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति विधानसभा का कार्य संचालन करता है। तो अगर अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष काम जो है संभालेगा, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है किसी कारणवश तो ऐसे में राज्यपाल कोई व्यक्ति को नामित करेंगे, राज्यपाल किसी व्यक्ति को चुनेंगे और वो जो व्यक्ति है फिर वो आपका लोकसभा की अध्यक्षता करेंगे। तो ये आपका आर्टिकल 180 में बात कहा गया है, आर्टिकल 180 में ये बात कहा गया है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल 181 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 181 में क्या कहा गया है उसको भी देख लीजिए। आर्टिकल 181 में तो आप समझिएगा, आप पाइएगा कि यहाँ पे जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो तब वह सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं रह सकता है। तो ये तो हम लोग देखे थे ना भाई, आर्टिकल आपका ये भी हम लोग पढ़े थे आपका कि जब हम लोग आर्टिकल 179 में देख रहे थे यानी कि उनका पद त्याग या पद से हटाया जाना आर्टिकल 179 में, तो उसमें भी तो ये चर्चा किए थे हम लोग। तो यही सेम आपके यहाँ पे भी कहा गया है। तो आर्टिकल 181 में भी सेम वही बात कहा गया है कि जब विधानसभा का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को हटाने का विचार चल रहा हो या फिर उन लोग का विचाराधीन हो
तब ऐसे समय में वो पीठासीन अधिकारी के तौर पे काम नहीं करेंगे, वो बस नॉर्मल सदस्य के रूप में वो जो है वो विधानसभा में भाग देंगे बस, ठीक है ना। वो वोटिंग वोटिंग सब कुछ कर सकते हैं, बोले बोलेंगे सब कुछ, लेकिन वो निर्णायक मत नहीं देंगे, निर्णायक मत वो नहीं देंगे, याद रखिएगा, निर्णायक मत वो नहीं देंगे, ठीक है ना। बस वो विधानसभा में विधानसभा के सदस्य की भांति उपस्थित होंगे, निर्णायक मत भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ तक का बात हो गया। अब हम लोग जो है इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल 182 से कि विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में। तो आज हम लोग लोकसभा के सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ लिए, उसका अधिकार के बारे में पढ़ लिए हैं, उनका कर्तव्यों के बारे में पढ़ लिए हैं, उनको पद से हटाया जाना, ये सभी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इनसे संबंधित जितना भी आर्टिकल था वो हम लोग देख चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग जो है वो थोड़ा सा विधान परिषद जो है वहाँ पे सभापति और उपसभापति होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात दिया गया है, तो उनको भी हम लोग कल की क्लास में उसको देख लेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ से इसको आप कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलते चले जाएंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। अब हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।